अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे मुश्तबा ख़ामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। ईरान में कौमी इत्तेहाद और यकजहती पर दिया गया जोर। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग अपने 10वें दिन में दाखिल। हर गुजरते दिन के साथ मशरिक़ वस्ती में कशीदगी में इजाफा। तेल की कीमतें आसमान पर। बहरीन ने जंग के आगाज़ के बाद से पहली बार सबसे ज़्यादा जानी नुकसान की दी इत्तला। ड्रोन हमले में 4 बच्चों समेत 32 शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज़। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने अपनी पार्लिमानी हिकमत अमली को ख़तइयत दे दी। मुख्तलिफ मसाइल पर मोदी हुकूमत को घेरने का फैसला। हैदराबाद के पुराने शहर में बम रुकनदौला झील का अफ्ताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी, हैदरा कमिश्नर रंगनाथ और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में तेज़ी के साथ इजाफा। मार्च के इब्तिदाई में सूरज की तपिश अपने उरूज पर। दर्ज हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। और हिंदुस्तान तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। फाइनल में न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। मोदी समेत अहम शख्सियात ने टीम इंडिया को दी मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। आयतुल्लाह ख़ामनेई के फर्जंद मुश्तबा ख़ामनेई को नया सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया गया। ईरान की मजलिस ख़बरगाह ने कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील की। ईरानी मजलिस ख़बरगाह का कहना है कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। मुश्तबा ख़ामनेई ने कभी किसी सरकारी अहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ा और न ही वो अवामी वोट के ज़रिए मुंतखब हुए। ताहम वो कई दहाइयों से सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के में बाअसर शख्सियत हैं और उनके पासदार इनक़लाब के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान में नई क़यादत के तौर पर सैयद मुश्तबा ख़ामनेई को मुंतखब किए जाने के बाद उनकी शख्सियत और पस मंज़र पर ख़ास तवज्जो है। सैयद मुश्तबा ख़ामनेई 1969 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए और वो मरहूम आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के दूसरे फ़र्जंद हैं। उन्होंने इब्तिदाई दीनी तालीम तेहरान के एक मारूफ दीनी मदरसे में हासिल की। बाद में ईरान इराक़ जंग के दौरान महाज पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید، زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد. अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में मुश्तबा ख़ामनेई के ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर नामजदगी पर तबसरे से गुरेज किया। ट्रंप ने कहा कि देखेंगे कि क्या होता है। जंग ख़त्म करने का फ़ैसला वो नेतन्याहू के साथ इत्तेफाक राय से करेंगे। उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फ़ैसला दुरुस्त वक्त पर होगा। दूसरी जानिब ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुश्तबा ख़ामनेई को धमकी दी और कहा कि उनका अंजाम भी वही होगा जो उनके वालिद के साथ हो चुका है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के दरमियान जंग अपने 10वें दिन में दाखिल हो गया। हर गुजरते दिन के साथ मशरिक़ वस्ती में कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा हमलों, मिसाइल कार्रवाइयों और अस्करी बयानात ने ख़ित्ते की सूरत हाल को निहायत हसास बना दिया। इस दौरान तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ख़ास रिपोर्ट। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग अपने 10वें दिन में दाखिल हो गई और हर गुजरते दिन के साथ मशरिक़ वस्ती में कशीदगी संगीन होती जा रही है। ताज़ा हमलों, मिसाइल कार्रवाइयों और अस्करी बयानात ने ख़ित्ते की सूरत हाल को इंतहाई हसास बना दिया। इस दौरान ईरान में मुश्तबा ख़ामनेई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर भी मुंतखब कर लिया गया। जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल की फ़ौज ने ईरानी दारकूमत तेहरान में एक अहम तेल के कारखाने को निशाना बनाया, जिसके बाद शदीद आग भड़क उठी। इस हमले के साथ ही इसराइल के तकरीबन 80 जंगी तैयारों ने तेहरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और ज़ेर ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल साइलों पर फ़िज़ाई हमले किए। ईरानी मीडिया ने बताया कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई की क़यादत में ईरान ने मिसाइलों की पहली खेप भी दाग दी है, जिससे जंग में ईरान की बड़ी जवाबी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। ईरान के सीनियर सलामती अहदेदार अली लारिजानी ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद ईरान ने कई अमरीकी फ़ौजियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी भी अमरीकी फ़ौजी को ईरान ने कैदी नहीं बनाया है। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद पूरे खलीजी खिते में खतरे की सूरत हाल है। बहरीन और सऊदी अरब ने 24 घंटों के दौरान 200 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल मार गिराने के दावे किए। बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट अभी भी नाफिज है।
دھماکوں اور میزائل حملوں کے خدشات کے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی کچھ وقت کے لیے فضائی آپریشن روکنا پڑا تھا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ممالک کو پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران پر حملے بند کر دیے جائیں تو صورتحال کو معمول پر لایا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو مزید $151 ملین مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایران سے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جنگ کے بعد انسانی جانوں کا بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے۔ ایران میں لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 1300 سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ لبنان میں لگ بھگ 400 افراد کی جان چلی گئی۔ اس دوران 7ویں امریکی فوجی کی ہلاکت کی خبر بھی آئی، جس سے تنازع کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس جنگ کا اثر عالمی معیشت پر پڑنے لگا ہے۔ امریکہ میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بڑھ گئی ہے، جو روس اور یوکرین جنگ کے بعد پہلی مرتبہ ہے۔ توانائی کی بڑھتی قیمتوں نے عالمی منڈیوں میں بے چینی لائی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو عالمی معیشت پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس دوران امریکی محکمہ خارجہ نے سیکیورٹی خدشات کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب میں موجود غیر ضروری سرکاری اہلکاروں اور ان کے افراد خاندان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری اس جنگ نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور عالمی برادری کی نظریں مشرق وسطیٰ پر لگی ہوئی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ بحرین نے جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار جانی نقصان کی اطلاع دی ہے۔ بحرین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ایک ڈرون حملے میں 4 بچوں سمیت 32 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ خلیجی خطے میں اب تک کم سے کم 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار یا غیر ملکی مزدور بتائے گئے۔ قطر، کویت، یو اے ای اور سعودی عرب نے بھی رات بھر کے دوران نئے حملوں کی اطلاع دی۔ ریاض کا کہنا ہے کہ اس نے ایک بڑی آئل فیلڈ کی جانب ڈرون حملے ناکام بنائے۔ اس قبل امریکی سفارتخانے پر بھی ڈرون حملہ ہوا۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ان کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو خطے کے اہم بنیادی ڈھانچوں پر اپنے حملوں کو وسعت دے سکتے ہیں۔ اس دوران ابوظہبی میں بھی 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کا آغاز کے ساتھ ہی انڈیا اتحاد بلاک نے اپنی پارلیمانی حکمت عملی کو خطائی شکل دی۔ اس سلسلے میں اپوزیشن لیڈروں کی میٹنگ ہوئی، جس میں پارلیمنٹ کے 2 نوامبر میں اٹھائے جانے والے اہم مسائل اور مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہوئی۔ کھڑگے، راہل گاندھی کے علاوہ کانگریس کے کئی لیڈران اس میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ این سی پی لیڈر سپریا سولے، شیو سینا کے سنجے راوت اور دیگر اتحادی جماعتوں کے لیڈر بھی اس میٹنگ میں موجود رہے۔ طے کیا گیا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مغربی ایشیا کی جاری کشیدگی، تیل کی عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ اور ہندوستان کی توانائی سلامتی معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھائے گی۔ کانگریس صدر کھڑگے نے مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال، ہندوستان کی انرجی سیکیورٹی پر مباحث کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا اثر ہمارے ملک اور معیشت پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لگ بھگ 1 کروڑ ہندوستانیوں کی سلامتی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ میں شارٹ ڈیوریشن ڈسکشن کی انومتی کے لیے انورودھ کرنا چاہتا ہوں۔ پشچمی ایشیا میں تیزی سے بدل رہی جیو پولیٹیکل سچویشن اب وہی تک سیمت نہیں ہے، اس کا اثر بھارت کی انرجی سیکیورٹی پر پڑ رہا ہے۔ بھارت کی چھوی اور ساکھ پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ بھارت اپنی کروڈ آئل کی لگ بھگ 55% ضرورتیں پشچمی ایشیا سے ہونے والے امپورٹ سے پوری کرتا ہے۔ کانفلکٹ بڑھنے کا سیدھا اثر ہمارے دیش میں اکنامک سٹیبلٹی پر بھی پڑے گا۔ اس چھیتر میں قریب 1 کروڑ بھارتی کام کرتے ہیں، جن کی سرکشا اور لائیولی ہوڈ وہاں کی استھرتا پر نربھر کرتا ہے۔ حال ہی کی گھٹنا میں کچھ بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں یا لاپتہ ہیں۔ کھاڑی دیشوں سے بھارت کو ہر سال لگ بھگ 51 بلین $US کی ریمیٹنس ہوتی ہے، جو لاکھوں بھارتی پریوار کے جیون کا آدھار ہے۔ وہاں کی گھٹناؤں کا اثر بھارت پر بھی دکھائی دینے لگا ہے۔ سر، کوکنگ گیس سلنڈر کے دام میں لگ بھگ 60 روپے کی وردی ہوئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کے ارکان پارلیمنٹ نے ایوان کے باہر زبردست احتجاج کیا۔ مودی حکومت کی جنگ کو لے کر خاموشی پر سوال اٹھائے گئے۔ کھڑگے اور راہل سمیت انڈیا اتحاد کے اہم قائدین نے اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اور مودی حکومت کے خلاف اس موقع پر جم کر نعرے بازی کی گئی۔ اور اب رخ کریں گے چند اہم
मुकामी खबरों की जानिब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शरामपली में वाक़ तारीखी बमरुकनुद्दौला झील का इफ्तिताह किया, जो शहर में झीलों की बहाली के मनसूबे के तहत दोबारा जिंदगी की है। इस झील की बहाली हाइड्रा की जानिब से की गई, जो हैदराबाद की झीलों और आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इफ्तिताही तकरीब में रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी, हाइड्रा कमिश्नर वीरंगनाथ और दीगर अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इफ्तिताह से कबल रेवंत रेड्डी ने झील के अतराफ कायम स्टॉल्स का मुआयना किया। बहाली के मनसूबे के तहत झील के बंद को रिवायती पत्थरों से मजबूत बनाया गया है और इसे खूबसूरती दी गई। झील तक रसाई के लिए 3 दाखिली रास्ते हैं, जबकि निगरानी के लिए CCTV निज़ाम भी नस्ब किया गया। हुकाम ने कहा कि झील में ऐसे खुसूसी रास्ते बनाए गए जिनके ज़रिए राजेंद्र नगर और आरामघर के इलाकों से आने वाला बारिश का पानी झील में दाखिल होगा। सैलाब के खतरात कम होंगे। बहालशुदा झील अब शहरियों के लिए तफरीही और माहौलियाती मुकाम के तौर पर इस्तेमाल होगी। बार बार कहते हैं ये ओल्ड सिटी, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इस शहर में, इस देश में जो खूबसूरत ओरिजिनल सिटी जो है वो हैदराबाद शहर है। एक तरफ चार मीनार, दूसरे तरफ गोलकोंडा। अब देखो हर जगह में नया, जब निजाम पुराना पुल जो बनाए, हर चीज उन्होंने बना के अपने को दिए। उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आज जो असेंबली का काउंसिल हम लोग आज इनाग्रेट किए, वो भी निजाम सरकार ने बनाया। सब बंगले में आज काउंसिल भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। फलकनुमा पैलेस, जितने भी पैलेस, जितने भी बंगले, जितने भी कॉलेज, जितने भी सरकार दवाखाने हैं, ये सब सारे मंजिल निजाम सरकार ने बना के अपने को दिए, मगर वो बचाने के लिए, वो चलाने के लिए अपने से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज हमारे सरकार तय कर लिए, ये शहर का नाम रोशन करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए हम तय कर लिए। ये 3 महीने में हम लोग शहर में जितने भी पुराना मंजिल है, पुराना मंजिलों के साथ ओल्ड सिटी में जो फ्लाईओवर्स बनाए, ये जो रोड का वाइडनिंग का अकबर असद साहब ने कहा, सदर साहब। हैदराबाद का दिल जो पुराना शहर है, वहाँ पर भी कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने मिरालम टैंक के ऊपर करीब 360 करोड़ की लागत से एक ब्रिज की मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख के दिन उसका संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर आके रखेंगे। और वैसे ही हल्क़ असेंबली याकूतपुरे में एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, करीब 40-45 करोड़ की लागत से उसका भी फाउंडेशन स्टोन CM साहब डालेंगे। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि मेट्रो की रोड वाइडनिंग का काम बड़ी तेज़ी के साथ पुराने शहर में दारुशफ़ा ग्राउंड से लेकर फलकनुमा के पास वो काम चल रहा है। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जनाब रेवंत रेड्डी साहब फलकनुमा को आए थे और वहाँ पर उन्होंने आकर कहा था कि आइंदा असेंबली इलेक्शन होने से पहले वो उस मेट्रो लाइन का इफ्तिताह करेंगे। और हमारी भी पूरी कोशिश और ताउन है कि जल्द से जल्द वो काम को मुकम्मल किया जाए। मैं इस मौके पर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी दिलचस्पी की बिना पर रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। और साथ ही साथ जब वो 14 तारीख को यहाँ पर आएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा स्पोर्ट्स की एक मीटिंग में शिरकत की और तफसीली जायजा लिया। यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में RMAR के बुनियादी ढांचे और तेलंगाना से ओलंपिक सतह के एथलीट्स बनाने के लिए अहम स्टेडियमों को जदीद बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने हुकाम को कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के मकसद के साथ साथ खिलाड़ियों को तरबियत देने के लिए तमाम सहूलतें स्टेडियम में फराहम की जाए। उन्होंने अहदेदारों को गच्चीबौली आउटडोर स्टेडियम की तज़ीन व आराइश करने और स्टेडियम के अहाते में इंडोर स्टेडियम, यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल की इमारतें और दीगर सरगर्मियों के लिए तमाम तर बुनियादी जदीद सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना में SIR का अमल शुरू होने से कबल रोजनामा सियासत की जानिब से रहनुमाई और ताउन का सिलसिला जारी है। रोजाना दर्जनों अफराद इदारे सियासत पहुँचकर हेल्पलाइन के जरिए अपनी मालूमात हासिल कर रहे हैं। होटल्स में नाम की मौजूदगी के हवाले से लोग दफ्तर सियासत रुजू होकर हेल्पलाइन पर दिन के औकात में राबता कर सकते हैं।
अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी और कुल हिंद उलमा सुन्नी बोर्ड मिनहाज उल-खैर फाउंडेशन की जानिब से रमज़ान मुबारक के दौरान रमज़ान फैमिली फूड पैकेज की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में लाई गई। लगभग 400 अफराद में मुरादनगर हैदराबाद में वाक़ प्रोग्राम में एक तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और ये रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मस्जिद मुस्लिमीन वरगल में गैर मुस्लिम भाई और बहनों के लिए दावत अफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम हुआ। लगभग 400 अफराद ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर रोज़े के मकसद, रमज़ान की फजीलत, नमाज के तरीक़े, मस्जिद का दौरा भी करवाया गया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद गैर मुस्लिमों में इस्लाम के ताल्लुक़ से पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात को दूर करना और इस्लाम का पैगाम आम करना था। 26 को मस्जिद मुस्लिमीन अहले हदीस में शहरी और ज़िली जमीयत अहले हदीस वरंगल की सरपरस्ती में नॉन मुस्लिम्स के लिए इफ्तार पार्टी रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ मस्जिद में आकर के इफ्तार किया और इस इफ्तार पार्टी को रखने का जो अहम मकसद है वो ये है कि हिंदुस्तान के लोगों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना है और रोज़े का क्या मकसद है, रमज़ान क्या है, मुसलमान रोज़ा किस अंदाज से रहते हैं, ये चीज़ें उनको बुनियादी कुछ बताई गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे मैसेंजर्स बात के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया। इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहरी और ज़िली जमीयत के ज़िम्मेदारान भी मौजूद है, मस्जिद के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की मौजूदगी में ये प्रोग्राम तरतीब पाया। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करे और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हुआ है अल्लाह ताला उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए। हिंदुस्तान के लोगों को आपस में बाहम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत तेज़ी के साथ बढ़ी है। मार्च के पहले हिस्से में सूरज की तपिश अपने उरूज पर है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंचने से अवाम शदीद गर्मी से परेशान है। दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना है। रियासत के कई इलाकों में 38 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ, जिससे फ़िक्रमंदी पैदा हो गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पहले ही खबरदार किया था कि इस साल गर्मी की शिद्दत वक्त से पहले शुरू होगी, मगर सूरज की तपिश ने अवाम को बेहाल कर दिया। सुबह 10 बजे के बाद से ही घर से बाहर निकलना दुश्वार महसूस हो रहा है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई टीम न कर सकी। न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 96 रनों से शिकस्त देकर हिंदुस्तान 3 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान अपना खिताब कामयाबी से बचाने वाला पहला मुल्क बन गया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी बेबस कर दिया। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसने कीवी टीम को नफसियाती तौर पर मैच से बाहर कर दिया। मोदी समेत दीगर कई अहम शख्सियात ने टीम इंडिया को शानदार मुजाहरे पर अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की है। और इस दौरान साबिक क्रिकेट कप्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टीम इंडिया की कारकर्दगी की खूब भरपूर अंदाज में सताइश की और जीत हासिल करने पर अपनी जानिब से मुबारकबाद भी पेश की। टीम को मैंने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत कंसिस्टेंटली ये वर्ल्ड कप में खेले। दूसरा वर्ल्ड कप हम कंसेक्यूटिव 2 बार जीत रहे, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग हैट्रिक बनाए इसकी। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि पूरे प्लेयर्स ने अच्छा किया। खासतौर पे संजू सैमसन के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट लेकिन टैलेंट बहुत था, बट लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर सक रहे थे। बट देर से थोड़ा मैच्योरिटी है उनका, नहीं, बट बहुत अच्छा खेल रहे और ऐसे ही खेलते रहेंगे तो हमें इंडियन टीम को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन टीम बहुत ही खराब खेलती तो हार सकती है, अदरवाइज अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलती है तो वर्ल्ड में ऐसी कोई टीम नहीं जो इंडिया को हरा सकती। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा खेले तिलक वर्मा। काफी दिन से हर जब भी उनको मौका मिलता है, जो भी पोजीशन में वो खेलते हैं, उन्होंने बिल्कुल अच्छा खेलते हैं। एक टीम प्लेयर है क्योंकि उन्होंने नॉर्मली नंबर 3 नंबर 4 के बैट्समैन है, बट लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका बैटिंग नंबर थोड़ा ऊपर नीचे किया गया, बट लेकिन जहां पे भी उनको बैटिंग करने के लिए गया वो एकदम बहुत अच्छा खेले और टीम प्लेयर है। और हम लोग इंशाल्लाह जरूर, सीएम साहब भी ऑल्सो बहुत स्पोर्ट लवर है, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं। इंशाल्लाह जरूर मेरे ख्याल में इनको जरूर फेलिसिटेट करेंगे और अच्छा हैंडसमली उनको कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके साथ एक चीज भी बोलना चाहूंगा कि एरन जॉर्ज है, वो भी अंडर 19 में मेरे ख्याल अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत के आए, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी जरूर इंशाल्लाह गवर्नमेंट 100% सीएम से बात करके उनके लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना अच्छा होता है, उनको एक एनकरेजमेंट देना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग अच्छा खेलें और मैं 100% सीएम साहब इसको डेफिनेटली और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर।
آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے مصطفیٰ خامنہئی کو نیا سپریم لیڈر بنا دیا گیا. ایران میں قومی اتحاد اور یکجہتی پر دیا گیا زور. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ اپنے 10ویں دن میں داخل. ہر گزرتے دن کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ. تیل کی قیمتیں آسمان پر. بحرین نے جنگ کے آغاز کے بعد سے پہلی بار سب سے زیادہ جانی نقصان کی دی اطلاع. ڈرون حملے میں 4 بچوں سمیت 32 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق. پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کا آغاز. اپوزیشن اتحاد انڈیا بلاک نے اپنی پارلیمانی حکمت عملی کو خطیت دے دی. مختلف مسائل پر مودی حکومت کو گھیرنے کا فیصلہ. حیدرآباد کے پرانے شہر میں بم رکن دولہ جھیل کا افتتاح. چیف منسٹر ریونت ریڈی اور رکن پارلیمان حیدرآباد اسد اویسی، ہیڈرا کمشنر رنگناتھ اور دیگر نے کی شرکت. تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں تیزی کے ساتھ اضافہ. مارچ کے ابتدائی میں سورج کی تپش اپنے عروج پر. درجہ حرارت 40 ڈگری کے قریب پہنچ گیا. اور ہندوستان تیسری بار T20 ورلڈ کپ چیمپئن بن گیا. فائنل میں نیوزی لینڈ کو دی شکست. مودی سمیت اہم شخصیات نے ٹیم انڈیا کو دی مبارکباد. پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.